हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है 7-11 स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो आपका सेकंड ग्रेड का जो एग्ज़ाम हुआ था 2013 में, जिसमें राजस्थान जीके के आपके जो सवाल पूछे गए थे, लगभग 40 क्वेश्चन पूछे गए थे। उन 40 क्वेश्चनों को अपन हल करने वाले हैं। तो बढ़ते हैं सीधा ही पहले क्वेश्चन की ओर। ज़्यादा आपका समय व्यर्थ ना करेंगे, सीधे ही पहले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आज एक बच्चे की क्वेरी थी। उसकी ये क्वेरी थी कि सर आपने मत्स्य संघ का विलय 1950 बताया, तो ज़रूर मैंने गलती से 1950 बोला है, उसको आप सुधार लेना। शायद पिछली 2-3 क्लासों में ही मैंने बोला है। तो मत्स्य संघ का जो आपका विलय हुआ था, देखो मत्स्य संघ का जो विलय हुआ आपका कब हुआ था, आपको याद रखना 15 मई 1949 को हुआ था, ठीक है। और मैंने गलती से 1950 बोला था, तो आपको याद रखना 1949, ठीक है। और जबकि गठन की बात कर लूँ मैं, तो गठन कब हुआ था, तो गठन आपको याद रखना 18 मार्च 1948 को गठन हुआ था, ठीक है। मत्स्य संघ के गठन की बात करें तो 18 मार्च 1948, जबकि विलय की बात कर लेता हूँ तो 15 मई 1949, ठीक है। तो ये आप सुधार लेना, शायद मैंने गलती से 1950 बोला। तो जो मत्स्य संघ का आपका विलय हुआ था, मैंने पहले सारी क्लासों में सही बताया। पिछली दूसरी या तीसरी क्लास थी लास्ट, उसमें शायद मैंने 1950 बोला हो, तो आप उसे सही कर लेना। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने देखो, शानदार वाला सवाल है। निम्न में से कौन सा युग्म सही है, ये आपको बताना। तो देख लेते कौन सा युग्म आपका सही है। तेईस डिग्री 3 मिनट एक तरफ राजस्थान की स्थिति, एक पर कुल भौगोलिक क्षेत्र वर्ग किलोमीटर मीटर में। देखो तो ये तो आपका बहुत ही आसान सवाल है। अगर यही से देखकर आप उत्तर दे सकते हो कि राजस्थान का भौगोलिक जो क्षेत्रफल है 3,42,239.74 है। कितना? 3,42,000। तो इसके सामने वाला ही सही होगा, बाकी तो कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तर, और 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक लेकर आपका जो है क्या है, पूर्व। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा उत्तर? ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अक्षांश स्थिति क्या है? 23-3 से लेकर 30-12 उत्तर, और 69-30 से लेकर 78-17 पूर्व तक है, ठीक है। और कुल क्षेत्रफल जो है 3,42,239.74 किलोमीटर। जबकि माइल्स में बात कर लूँ, मील के अंदर, तो 132,140 वर्ग मील राजस्थान का आपका क्या है, क्षेत्रफल है। मील के अंदर याद रखना आपको, वर्ग मील। और किलोमीटर के अंदर 3,42,239 किलोमीटर आपका, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। हजार मिलीबार की समदाब रेखा जुलाई माह में गुजरती है। कहाँ से गुजरती है ये आपको बताना है। तो देख लेते हैं इसका अपन सही आंसर क्या होने वाला। तो देखो, जुलाई माह के अंदर 4 समवायुदाब रेखाएं बनती है। कितनी? 4 समदाब वायुदाब रेखाएं बनती है। मैं आपको बता देता हूँ। एक तो आपकी होती है 97, एक आपकी होती है 98, 998, एक आपकी होती है 999, और एक होती है 1000, ठीक है। 997, 998, 999, 1000। इन चारों रेखाओं के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इन्हें आइसोबार लाइंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? समदाब रेखा को आइसोबार लाइंस कहा जाता है। सबसे पहले 997 की बात कर लेते तो 997 आपकी जो गुजरती है ना, देखो ये आपका राजस्थान है, ठीक है। ये आपका थोड़ा गंगानगर है, कोई बीकानेर हो गया, आपका जैसलमेर हो गया। तो यहाँ से होकर गुजरती है। यानी जो 997 की जो आपकी समदाब रेखा है, ये एक तो आपके कहाँ से गुजरती है? जैसलमेर, एक आपके बीकानेर, बीकानेर के बाद एक गंगानगर, 3 जिलों से होकर गुजरती है 997। गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, ये आपकी होगी 997। अब मैं बात कर लेता हूँ 998 की। तो 998 जो आपकी रेखा है कहाँ से गुजरती है, तो मैं आपको बता देता हूँ। देखो, ये बाड़मेर होती हुई, जोधपुर होती हुई, ठीक है, नागौर होती हुई, चूरू होती हुई गुजरती है, ठीक है। बिल्कुल आपको याद रखना कौन सी, 998 आइसोबार लाइन यानी समदाब रेखा जो गुजरती है आपके कौन कौन से जिले से गुजरती है। तो आपका बाड़मेर, फिर आपका जोधपुर, फिर आपका नागौर, फिर आपका चूरू, ठीक है। ये आपका बाड़मेर हो गया, ये आपका जोधपुर हो गया, फिर आपका ये नागौर ले लो, ये आपका चूरू हो गया।
तो 998 समदाब रेखा जो गुजरती है जुलाई माह के अंदर, वो कौन कौन से जिलों से गुजरती है? तो बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर और चूरू से गुजरती है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा मैं बात कर लेता हूँ 999 समदाब रेखा की। ठीक है, तो 999 जो गुजरती है आपकी कहाँ से गुजरती है? तो बिल्कुल आपको याद रखना ये नीचे से गुजरती है थोड़ी। ठीक है, राजस्थान के नीचे वाले पार्ट में। ये जालोर, जालोर के पास आपका पाली, पाली के बाद अजमेर, अजमेर के बाद आपका टोक, टोक के बाद आपका इधर सवाई माधोपुर। ठीक है, जालोर, पाली, अजमेर, टोक, सवाई माधोपुर से आपकी गुजरती है 999 समदाब रेखा। ठीक है, जालोर, पाली, अजमेर, टोक और सवाई माधोपुर से। फिर जैसा कि आपका सवाल के अंदर पूछा गया था 1000 वाला, तो 1000 वाली जो गुजरती है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये दक्षिणी राजस्थान में पहला आपका सिरोही आता है, सिरोही के बाद आपका चित्तौड़गढ़, फिर आपका कोटा, फिर आपका बारा। ठीक है, तो ये 4 जिलों से गुजरती है, सिरोही, उदयपुर। ठीक है, सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़। सिरोही, उदयपुर, सॉरी गाइस मैंने थोड़ा गलत बता दिया आपको, वापस एक बार वापस बता दूँ मैं। ये सबसे पहले सिरोही में गुजरती है, सिरोही के बाद आती है आपके उदयपुर में, उदयपुर के बाद प्रतापगढ़, फिर झालावाड़। मैंने ये थोड़ा गलत बता दिया था, इसको सही करना आपको। सबसे पहले सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़, ये 4 जिलों से गुजरती है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1000 मिली बार, आइसो बार जो रेखा है आपकी वो गुजरती है सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ से। तो ये सारी रेखाएं आपको बिल्कुल याद रखनी है। अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से राजस्थान की नदी प्रणालियाँ का सही अवरोही क्रम है। तो ये क्वेश्चन फाइनली आपका डिलीट हुआ था क्योंकि इसमें सही क्रम नहीं दिया हुआ था, जबकि सही क्रम मैं आपको बता देता हूँ। सही क्रम जो है आपका बलूचमा, आपको याद रखना बलूचमा। सर ये क्या है? ये नदियों के नाम है जो छोटी सी ट्रिक है। बनास, लूनी, चंबल और माही, ये किसी में भी आपको क्रम नहीं दिया, आप देख लो। ठीक है, किसी में भी ये क्रम नहीं दिया हुआ था इसलिए ये डिलीट हो गया। और अफवाह की दृष्टि से सबसे पहले बनास आती, फिर लूनी आती, फिर चंबल आती, फिर माही आती, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में प्रथम योजना काल से अब तक फसलों के प्रतिरूप में क्या परिवर्तन आंकड़े पूर्णांक में घटित हुआ है, ये आपको बताना है। और फिर नीचे दिए गए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का आपका चयन करना है। तो देख लेते, सवाल बहुत अच्छा शानदार सवाल है आपका। इसका उत्तर क्या होने वाला देख लेते, कौन सा नंबर का? 4th नंबर क्वेश्चन आपका। तो इसका अपन उत्तर देख लेते हैं। देखो, अनाज की फसलों का क्षेत्रफल 42 से बढ़कर 56 हो गया है। दालों का क्षेत्रफल 21 से घटकर 18 रह गया है। तिलहन का क्षेत्रफल 6 से बढ़कर 21 हो गया है। कपास, गन्ना, गवार, चारा फसलों, फल, सब्जी, मसालों का क्षेत्रफल 19 से बढ़कर 20 हो गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, केवल आपका 2 और 3 ही राइट आंसर होगा। बाकी पहला कथन और चौथा कथन आपका सही नहीं है। दालों का क्षेत्रफल पहले 21 था, अब घटकर 18 हो गया। ठीक है, जबकि तिलहन का फसल पहले 6% था, अब बढ़कर 21% हो गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखो, इसके साथ ही मैं आपको महत्वपूर्ण आंकड़े बताता हूँ जो कि राजस्थान आर्थिक समीक्षा से है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। सबसे पहले तो देखो मैं बता देता हूँ प्रथम स्थान कि राजस्थान जो प्रथम है किस किस में है। देखो, एक तो बाजरे में प्रथम है, आपको याद रखना, बाजरे के अंदर प्रथम स्थान है। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरी मैं बात कर लूँ तो देखो सरसों में भी प्रथम स्थान है। तीसरा मैं बात कर लूँ तो पोषक अनाज में भी प्रथम स्थान है। और चौथा मैं बात कर लूँ कुल तिलहन में भी प्रथम स्थान है, कुल तिलहन में भी प्रथम स्थान है। ठीक है, और गवार में भी प्रथम स्थान है। तो मैंने आपको 5 जगह राजस्थान को प्रथम स्थान बताया था, 5 फसलों में। बाजरे में प्रथम स्थान है, सरसों में प्रथम स्थान है, पोषक अनाज में प्रथम स्थान है, कुल तिलहन में प्रथम स्थान है और गवार में प्रथम स्थान है। बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान जो कि देश के कुल कितना उत्पादन में योगदान देता है, तो बाजरा का मैं बता देता हूँ प्रतिशत में। पूरे देश का 41.7% बाजरा राजस्थान में उत्पादित होता है। सरसों की बात कर लो तो 44.57 सॉरी गाइज 44.57 है। जबकि पोषक अनाज की मैं बात कर लूँ तो 16.30%, कितना? 16.30% पोषक अनाज पूरे देश का राजस्थान में होता है।
और कुल तिलहन की मैं बात कर लूँ तो 22% पूरा देश का आपका भारत के क्या राजस्थान में आपका होता है। और गवार की अगर मैं बात करूँ तो गवार के अंदर तो एकाधिकार है राजस्थान का। 84.60% पूरे देश का 84.60% जो गवार है वो राजस्थान के अंदर होता है, बिल्कुल आपको याद रखना है। जबकि मैं दूसरे स्थान की बात कर लूँ तो देखो कुल दलहन में राजस्थान दूसरे स्थान है और मूंगफली में भी दूसरा स्थान है, ठीक है। और अगर मैं तीसरे स्थान की बात कर लूँ तो चना, जवार और सोयाबीन में राजस्थान का तीसरा स्थान है। तो ये फैक्ट भी आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि सीधे एग्जाम्स में आपके लिए बनने वाले हैं। और अगर मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेता हूँ तो देखो मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक तो जोतों के बारे में। यहाँ से सवाल आपका पक्का बनता है, तो ये जोत देख लेते हैं, ठीक है। देखो राज्य में जो कृषि गणना हुई थी 2015-16 के अनुसार कुल प्रचलित भूमि जोतों की जो संख्या थी ना वो 76.55 थी, ठीक है। 76.55 थी। जबकि 2010-11 में ये कितनी थी तो 68.88 लाख थी, ठीक है। 2010-11 में तो 68.88 लाख थी, 15-16 में के अंदर 76.55, ठीक है। लेटेस्ट आंकड़ा बता रहा हूँ मैं, 5 साल के बाद होती है, अब तक गणना वापस नहीं हुई है, तो ये लेटेस्ट आंकड़ा है और मैं आर्थिक समीक्षा से आपको बिल्कुल लेटेस्ट बता रहा हूँ, ठीक है। इसमें कितनी वृद्धि हुई तो आपको याद रखना 11.14% वृद्धि हुई। सीधा आरएस के अंदर आपका सवाल बनेगा, एसआई के अंदर आपका सवाल बनेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ, बिल्कुल आपको याद रखने हैं। इसके अलावा मैं बात कर लूँ तो महिला प्रचलित जोतों की संख्या मैं आपको बता देता हूँ। तो 2011-12 में ये थी 5.46 लाख थी, जिससे बढ़कर कितनी हो गई तो आपको याद रखना, जिससे बढ़कर आपकी हो गई 7.75 लाख, ठीक है। महिला की जोतों की संख्या के अंदर जो वृद्धि हुई ना आपको याद रखना 41.94%, ठीक है। कितनी प्रतिशत वृद्धि हुई 49.4% की वृद्धि आपकी हुई है। ये फैक्ट बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं आपको बता देता हूँ, राज्य में वर्ष 2022-23 में खाद्यान्न का कुल उत्पादन कितना है तो ये सीधा एग्जाम में सवाल बनेगा, तो आपको याद रखना 253.99 लाख मैट्रिक टन होने की संभावना है, जो कि गत वर्ष कितनी थी तो गत वर्ष जो थी 231.52 लाख मैट्रिक टन थी, इससे बढ़ गई। तो कितना प्रतिशत वृद्धि होती है, प्रतिशत वृद्धि जरूर याद रखना, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। 9.71% की आपकी वृद्धि हुई है। अब बढ़ जाते हैं हम अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन जैसा कि आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है और आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए हुए कूटों का उपयोग कर सही उत्तर का चयन करना है। तो अपन देख लेते हैं इसमें सही उत्तर आपका कौन सा होने वाला। उत्तर पश्चिमी राजस्थान के अंदर देखो मैं मैप से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मैप से ये सवाल जो है आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो मैप से देखते हैं अपन 5वें का। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ उत्तर पश्चिमी राजस्थान। तो ये आपका उत्तर पश्चिमी राजस्थान हो गया, ठीक है। उत्तर पश्चिमी राजस्थान वाला पार्ट हो गया। यहाँ जो आपकी नस्ल पाई जाती, कौन सी नस्ल पाई जाती तो आपको याद रखना राठी। कौन सी पाई जाती, राठी, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ आपके दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर। दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान के अंदर आपकी कौन सी नस्ल पाई जाती है तो आपको याद रखना दक्षिणी पश्चिम में आपकी पाई जाती है कांकरेज। ये दक्षिणी हो गया, ये पश्चिमी, तो यह आपकी कौन सी पाई जाएगी, कांकरेज, ठीक है। क्लियर, या कांकरेज होगी। फिर मैं बात कर लेता हूँ पश्चिमी राजस्थान। पश्चिमी राजस्थान में आपकी जो पाई जाती है वो थार पारकर। कौन सी, थार पारकर गाय की नस्ल यह पाई जाती है। फिर आती गिर। गिर जो पाई जाती है एक तो दक्षिणी और पूर्व, दक्षिणी पूर्व में भी पाई जाती है और मध्यवर्ती राजस्थान में भी पाई जाती है। आपकी गिर पाई जाती है जिसे रेंडा भी कहा जाता है और अजमेरा भी कहा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपको याद रखना। इसका जो सही आंसर हो जाएगा अब मैं आपको बता देता हूँ। देखो उत्तर पश्चिम में आपकी राठी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम में कांकरेज हो जाएगी, पश्चिम में आपकी थार पारकर हो जाएगी, क्लियर। और दक्षिण में पूर्व और मध्यवर्ती राजस्थान में आपकी गाय की जो गिर नस्ल है वो आपकी पाई जाती है, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो एक गाय की नस्ल मैं आपसे बताना चाहूँगा जो कि आपने फर्स्ट टाइम सुना होगा, नारी गाय की नस्ल। कौन सी नस्ल, नारी गाय की नस्ल। ये सबसे चालाक और शातिर गाय होती है।
ये कहाँ पाई जाती थी? माउंट आबू की तलहटी सिरोही के अंदर पाई जाती है, आपको याद रखना। दूसरी, ये गाय जो होती है, कोई भी अगर इसके मालिक को मारेगा तो ये जो जानवर उसको मार रहा है, जो व्यक्ति उसको मार रहा है, फटाफट से उस पर हमला कर देती है। दूसरा, अगर इसको लगता है कि खतरा है, अगर कोई शेर चीता इस पर आक्रमण करने वाला है, तो ये ऐसी आवाज़ निकालती है कि इनकी जो प्रजाति है ना एकदम से इकट्ठा हो जाती है, ठीक है। इसके जो सींग होते हैं ना बड़े खतरनाक होते हैं। इसके सींग कैसे बने होते हैं मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा बने होते हैं थोड़े ऐसे इस आकार के, शानदार वाले होते हैं, बिल्कुल तीखे होते हैं। सीधे ही ये क्या करती है, जानवरों के पेट के अंदर घुसा देती है, ठीक है। तो ये नारी गाय की नस्ल जो है, अब तक पूछा गया सवाल नहीं है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये माउंट आबू की तलहटी में पाई जाने वाली गाय है, जो कि राजस्थान की सबसे चालाक गाय है, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? औद्योगिक संभावना के आधार पर राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन से जिले ए श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका, बिल्कुल कौन कौन से आते हैं तो मैं बता देता हूँ। उदयपुर, अलवर, कोटा और भीलवाड़ा, ये ए श्रेणी का आपके उद्योग की संभावना से ए श्रेणी में आने वाले जिले हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। इसके अलावा देखो मैं बात कर लेता हूँ, तो बी श्रेणी के अंदर भी आपके राजस्थान के कौन से जिले आते हैं। तो बी श्रेणी के अंदर जो आता है आपका झुंझुनू, सीकर, नागौर, बांसवाड़ा, टोंक, बीकानेर, भरतपुर, गंगानगर, सवाईमाधोपुर, चित्तौड़। सी श्रेणी के अंदर जो आते हैं धौलपुर, डूंगरपुर, सिरोही, बूंदी, झालावाड़, बाड़मेर, जैसलमेर, जालोर, चूरू, ये सी श्रेणी के आपके जो कि उद्योग की संभावना से सी श्रेणी में आने वाले राजस्थान के जिले हैं। और एक श्रेणी होती है विशिष्ट श्रेणी। विशिष्ट श्रेणी में जो आता है आपका जयपुर आता है। कौन सा आता? जयपुर आता। अब बढ़ता है अगला क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है? राजस्थान में निर्धनता उन्मूलन के लिए आरंभ की गई नवीनतम योजना है। कौन सी नवीनतम योजना, ये आपको बताना है। तो राजस्थान के अंदर देखो निर्धनता का उन्मूलन के आरंभ की गई नवीनतम योजना जो आपकी एमपी पावर है। कौन सी है अभी? एमपी पावर, पश्चिमी राजस्थान निर्धनता निवारण प्रोजेक्ट, एमपी पावर, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उस समय ये नवीनतम थी, अब तो अभी पुरानी हो चुकी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन 8 है। 8 एक तरफ विकास क्षेत्र दिया हुआ है, एक तरफ 12वीं पंचवर्षीय योजना में कुल बजट का आवंटन प्रतिशत था, ठीक है। तो देख लेते हैं 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर कुल आवंटन क्या था। तो अच्छा, ये लो क्वेश्चन नंबर 8 है ये। तो देखो कृषि और सहायक क्रियाओं के अंदर जो प्रतिशत था वो 6.41 था। ग्रामीण विकास के अंदर आपका 9.10 था, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ ऊर्जा की, तो ऊर्जा के अंदर 37.43 था। सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं का जो था 34.53 था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 9 जो कि आपके सामने है। राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले। तो राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले कौन से हैं ये आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। बूंदी, चित्तौड़गढ़, कोटा, सिरोही और उदयपुर, ये राजस्थान में सीमेंट उत्पादन के प्रमुख जिले हैं। और राजस्थान में सर्वाधिक सीमेंट जो होती है ना वो होती है आपके चित्तौड़गढ़ में। कहाँ होती है? सर्वाधिक होती है चित्तौड़गढ़ में। पूरे भारत में राजस्थान सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान है, जबकि राजस्थान में प्रथम स्थान जो है वो चित्तौड़ का। पूरे भारत में राजस्थान का प्रथम स्थान है सीमेंट उत्पादन में, जबकि राजस्थान में प्रथम स्थान है चित्तौड़गढ़ का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संचयन पद्धति का नाम है। क्या नाम है आपको बताना है। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल खडीन, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है। बैराट एक ग्राम्य संस्कृति केंद्र था।
कालीबंगा लोहयुगीन संस्कृति का एक उदाहरण था। आहड़ वासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय अयस्क तांबे को गलाना और तांबे की वस्तुएं बनाना था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4 जो है ना, बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही कथन है, बाकी तीनों कथन आपके सही नहीं है। अगला क्वेश्चन देख लेते। निम्नांकित में से किस इतिहासवेत्ता ने कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तृतीय राजधानी कहा था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका दशरथ शर्मा। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। राजस्थान में प्रतिहार वंश के संस्थापक हरिश्चंद्र की राजधानी थी। तो 13 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मंडोर। ऑप्शन नंबर जो 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक था। कौन चंदेल शासक था? इसका आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा परमार्दी देव। ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी की निम्नांकित विजयों का कालानुक्रम व्यवस्थित करना है आपको। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या कालानुक्रम आपका रहने वाला है। सबसे पहले जो आक्रमण होता है आपका रणथंभौर के अंदर हुआ था। ठीक है, उसके बाद जो आपका आक्रमण हुआ था चित्तौड़गढ़ में हुआ था। फिर जो आपका आक्रमण हुआ था, ठीक है, फिर जो आपका आक्रमण हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो बिल्कुल आपके सिवाना में हुआ था। फिर आपके जालोर में हुआ था। रणथंभौर आपका 1301, फिर 1303, फिर सिवाना 1308, फिर जालोर 1311। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 15 का बिल्कुल ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ACDB है ना। 1572-73 ईस्वी में अकबर ने जोधपुर किसको सुपुर्द किया था? ठीक है, यानी किसको दिया था जोधपुर राज्य थी, आपको बताना है। तो 16 का आपका जो सही आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 बीकानेर के जो राय सिंह थे ना उनको दे दिया था। ऑप्शन नंबर 2 है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1572-73 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर ने जोधपुर किसको दिया था? तो बीकानेर के जो शासक है राय सिंह के सुपुर्द कर दिया था। बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राणा राज सिंह मेवाड़ में समकालीन था। किसके समकालीन था ये आपको बताना है। तो औरंगजेब, अकबर, जहांगीर और शाहजहां। तो देखो ये इसलिए डिलीट हो गया आपका कि ये शाहजहां के समकालीन भी था और औरंगजेब के समकालीन भी था, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया। बाकी ज़्यादा समय तो औरंगजेब के समय था, लेकिन थोड़ा सा 5 से 7 वर्ष इनके समकालीन भी था, इसलिए आपका ये क्वेश्चन डिलीट हो गया है। बस जबकि राज सिंह का जो कार्यकाल था वो 1652 से लेकर 1680 था। ठीक है, 1680 बिल्कुल आपको याद रखना है। और औरंगजेब के कार्यकाल की बात कर लूँ तो 1658 से लेकर 1707 तक। कितना था? 1707। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। कतिपय राजपूत शासकों की सूची नीचे दी जा रही, इनमें से कोई 2 का चयन करें जो मुगलों का सहयोग किया था। तो देख लेते इसका आपका राइट आंसर क्या होगा 18 का। देखो मान सिंह ने भी मुगलों का साथ दिया था और राय सिंह ने भी दिया था। ठीक है, इन दोनों ने दिया था। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 CD। ठीक है, ऑप्शन CD जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित था? ये आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका संबंध था, साधु सीताराम दास का। प्रथम चरण का जो नेतृत्व किया था वो साधु सीताराम दास ने किया था। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। फिर दूसरे चरण में आए थे आपके विजय सिंह पथिक। ठीक है, और तीसरे चरण में आपके जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा जुड़े थे। और बिजोलिया आंदोलन जो कि सर्वाधिक अवधि तक होने वाला किसान आंदोलन है, 1897 से लेकर 1841 तक चला था। 1841 तक। ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। एक तरफ आपको प्रजामंडल दिए हुए हैं और एक तरफ आपको
इनके निर्माण वर्ष की सूची आपको दी हुई है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होगा अपन देख लेते हैं। ठीक है गाइज, थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। एक तरफ प्रजामंडल है, एक तरफ इनका निर्माण वर्ष आपको दिया हुआ है। देखो, जयपुर जो हुआ था आपका 1931 में हो गया था, क्लियर। अलवर आपका 1938 में हो गया था, डूंगरपुर आपका 1944 में हो गया था, बीकानेर आपका 1936 में हो गया था। तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 1 का डी 2 में है आपका, फिर सेकंड का 1 जो है वो भी 2 में है। फिर तीसरे की बात कर लूँ तो बीकानेर का बी, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अजमेर का राजस्थान में विलय हुआ था, कब हुआ था ये आपको बताना। 1947, 1949, 1950, 1956। तो 21 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4, 1956। 1 नवंबर 1956 को अजमेर मेरवाड़ा को राजस्थान में विलय कर दिया था, बिल्कुल आपको याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। कितने सोपान में सिरोही का राजस्थान में विलय हुआ था? तो बिल्कुल 2 सोपानों के अंदर सिरोही का राजस्थान विलय हुआ था। 1906 चरण जो था 1950 में हुआ था, उसके अंदर आबू और देलवाड़ा को छोड़कर बाकी सारा राजस्थान में मिला लिया था। फिर 1956 में आबू देलवाड़ा को भी राजस्थान में मिला लिया गया। तो सिरोही का जो कितने सोपानों में राजस्थान में विलय हुआ था, तो बिल्कुल इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 सोपानों के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 जो सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली राजस्थान की पहली महिला थी। तो 23 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका सॉरी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 24, निम्न में से कौन सा कथन नारायणी देवी वर्मा के संदर्भ में गलत है, ये आपको बताना है। 1970 से 76 राज्यसभा सदस्य रही, बिल्कुल सही है। 1944 में भीलवाड़ा में महिला आश्रम की स्थापना करी, ये भी आपका बिल्कुल सही है। 1957 से 62 तक लोकसभा सदस्य रही, ये सही नहीं है भाई। ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा। और उन्हें 1942 में आंदोलन में भाग लेने के लिए जेल भी जाना पड़ा था। चौथा भी सही, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो आप मुझे कमेंट करके बताना नारायणी देवी वर्मा कब लोकसभा सदस्य रही थी। अगला क्वेश्चन देखते गाइस। अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन किस सूफी सिलसिला से संबंधित है, ये आपको बताना है। तो 25 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, चिश्ती संप्रदाय से। ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दुर्ग के प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 26 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 जो आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रणथंभौर दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है वो नौलखा दरवाजा आपका कहलाता है। और मैं पिछली क्लासों में मैंने नौलखा से जुड़े हुए सारे फैक्ट आपको क्लियर करवा दिया, कुछ भी नहीं बचा है, तो आप देख लेना, अच्छे से सारे फैक्ट बताए मैंने। गोगा जी का मेला किस माह में लगता है? तो गोगा जी का जो मेला लगता है वो भाद्रपद में लगता है, और अभी महीना आपका भाद्रपद ही चल रहा है। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को लगता है। भाद्रपद कृष्ण नवमी के दिन आपका गोगा जी का मेला लगता है। ठीक है, तेजा जी का मेला भी आने वाला, एक दिन बाद आता है आपका भाद्रपद शुक्ल दशमी को। ये शुक्ल पक्ष में तेजा जी का मेला लगता है, कृष्ण पक्ष में आपका किनका मेला लगता है? तो गोगा जी का। वो भी रामदेव जी का मेला चल रहा है जो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशी तक लगता है। ठीक है, तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो मेहमद आभूषण पहना जाता है, कहाँ पहना जाता है ये आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सिर पर आपका मेहमद, राखड़ी और टीका कहाँ पहना जाता है? तो ये बिल्कुल बोरला, ये सब आपके आभूषण सिर पर पहने जाते हैं। और कमर के अंदर जो आभूषण पहने जाते हैं सटका, चौथ, कणकती, कंदोरा, ये जो आपके आभूषण पहने जाते हैं कमर पे पहने जाते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना। तेजाजी के जन्म स्थल का नाम था, तो तेजाजी का जो जन्म स्थल का नाम था वो खड़नाल था भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तेजाजी का जन्म स्थल कौन सा? आपका खड़नाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं गाइस। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने है। एक तरफ आपको सूची 1, एक तरफ सूची 2, एक तरफ लेखक दिए हुए, एक तरफ आपको ग्रंथ दिए हुए, इसको आपको सुमेलित करना है। करणीदान, करणीदान का जो ग्रंथ है आपका सूरज प्रकाश है। करणीदान का कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? सूरज प्रकाश। ठीक है,
अब आप ऑप्शन मिला लो, किसमें डी लिखा हुआ वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जगजीवन भट्ट का आपका अजीतो 2 हो जाएगा, ठीक है। पद्मनाभ का आपका कानड़देव प्रबंध हो जाएगा, और दौलत विजय का आपका कुमार रस हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, डी के बाद फिर आपका हो जाएगा सी, सी के बाद बी, ए, डी सी बी ए, डी सी बी, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्रकार था नागरीदास, रामलाल, अली रजा और हसन। देखो किशनगढ़ का जो प्रसिद्ध चित्रकार था वो कौन था, तो बिल्कुल आपको याद रखना नागरीदास, ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जबकि रामलाल, मुन्नालाल, हसन और अली राजा ये बीकानेर के चित्रकार थे। कहाँ के चित्रकार थे? बीकानेर के, बिल्कुल आपको याद रखना है। और किशनगढ़ शैली का जो आपकी बनी ठनी चित्र शैली है वो भी प्रसिद्ध चित्र किसने बनाया था, तो मोर ध्वज निहाल चंद के द्वारा बनाया गया था सावन सिंह के काल के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है। रावण हत्ता क्या है, तो रावण हत्ता एक वाद्य यंत्र है जो तत्वाद्य यंत्र है, ठीक। कितने तार होते हैं, तो रावण हत्ता के अंदर 9 तार आपके होते हैं, बिल्कुल आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते गाइस। राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे, कौन थे राज्य के राज्यपाल, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल संपूर्णानंद थे। कौन थे? संपूर्णानंद थे, आपको बिल्कुल याद रखना है, ठीक है। और इस समय जो सीएम थे कौन थे, तो बिल्कुल आपको याद रखना मोहनलाल सुखाड़िया सीएम थे। संविधान के अनुसार मुख्यमंत्री किया जाता है, तो 34 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा नियुक्त किया जाता है, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है, तो 35 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ऑप्शन नंबर 2 मुख्यमंत्री के समक्ष, ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। राज्यपाल अपना त्याग पत्र संबोधित करता है, तो 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 राष्ट्रपति को देता है। किसको देता है भाई अपना त्याग पत्र? राष्ट्रपति को देता है राज्यपाल, बिल्कुल आपको याद रखना। जबकि इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है संसद की सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी राज्य के प्रशासनिक पद सोपान के शीर्ष पर होता है, कौन होता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 37 का आपका बिल्कुल ऑप्शन नंबर 3 मुख्य सचिव। और वर्तमान मुख्य सचिव की अगर मैं बात कर लेता हूं तो उषा शर्मा है। कौन है? उषा शर्मा, आपको बिल्कुल याद रखना है। और ये दूसरी महिला है, ठीक है। पहली जो मुख्य सचिव थी कौन थी, तो मुझे कमेंट करके आप जरूर बताएं। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों की अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या है, तो ये आपको बताना। तो 38 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल, एक तो सदस्य होता है और एक अध्यक्ष होता है, 7 सदस्य होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची पंचायतों की शक्तियों से संबंधित है, ये आपको बताना। तो 39 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा गाइस ऑप्शन नंबर 4 11वीं, ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आज का आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो इसका जो अपन आंसर देख लेते हैं 40 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 2000 के अंदर, ऑप्शन नंबर 2 2000 बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के पेपर को यही समाप्त करते हैं। अगले पेपर में आपसे फिर से मुलाकात होगी साथियों। तो आप सभी का धन्यवाद।